गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका गुप्त वंश संबंधित पार्ट 3। और दोस्तों इस पार्ट के बाद आपका गुप्त वंश जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों मैंने ये जितने प्रश्न बताए हैं या बताने जा रहा हूँ, ये सभी आई हुई परीक्षाओं के हैं और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट 3 है गुप्त वंश का और इसका पहला प्रश्न है आपके सामने। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से या तिगवा मध्य प्रदेश से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से या तिगवा मध्य प्रदेश से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से, भड़ौच से, कल्याण से या कामने से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? पत्तन का मतलब यहाँ पर दोस्तों है बंदरगाह, आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन है आपके सामने, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या कामने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कासारपण, दीनार या पर्ण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कासारपण, दीनार या पर्ण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रूपक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उज्जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रयाग प्रशस्ति अवलेखकार लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का या चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का या चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? और ऑप्शन है आपके सामने, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगतिकरण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण या उपरोक्त सभी कारणों के कारण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगतिकरण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण या उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सारनाथ के धमिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या गुप्त काल में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या गुप्त काल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार, कासारपण, निष्क या काकिनी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है गुप्त काल में? दीनार, कासारपण, निष्क या काकिनी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, दीनार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गुप्त युग में
भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्तकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने, पाल वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने या प्रतिहारों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूटों ने या प्रतिहारों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों, गुप्त वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक की स्मृति में, चंद्र की स्मृति में, हर्ष की स्मृति में या अनंगपाल की स्मृति में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जो दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक की स्मृति में, चंद्र की स्मृति में, हर्ष की स्मृति में या अनंगपाल की स्मृति में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंद्र की स्मृति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के कारण उसके किस शिलालेख में उपलब्ध है? एरड़ के शिलालेख में, गया के शिलालेख में, नालंदा के शिलालेख में या प्रयाग के शिलालेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरड़ के अभिलेख में, गया के अभिलेख में, नालंदा के अभिलेख में या प्रयाग के अभिलेख में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के अभिलेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, जानकी हरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में, उदयगिरी विदिशा में, मांडू में या कहीं नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में, उदयपुरी विदिशा में, सॉरी दोस्तों उदयगिरी विदिशा में, मांडू में या कहीं नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, बागधार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की या कुमार संभवम की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतुसंहार की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की या कुमार संभवम की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया जाता है? कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग का, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मौर्य युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुप्त युग। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुप्त युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर
अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस शासक को, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या स्कंदगुप्त को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रामगुप्त, यानी कि दोस्तों रामगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में चित्र किया गया चित्रांकन है। गुप्तकाल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफाएं या नासिक की गुफाएं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है गुप्तकाल में 2 प्रकार के चित्रांकन हैं, जो कि पहला तो है अजंता की गुफाओं से संबंधित, तो दूसरा किससे संबंधित है दोस्तों? बाघ की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से, लोमेश ऋषि की गुफाओं से या नासिका की गुफाओं से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, बाघ की गुफाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से, हाथी गुम्फा शिलालेख से, एरण शिलालेख से या प्रयाग प्रशस्ति से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से, हाथी गुम्फा शिलालेख से, एरण शिलालेख से या प्रयाग प्रशस्ति, यानी दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, दसपुर शिलालेख से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरि? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरि? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। और इस प्रश्न के बाद ये जितने भी प्रश्न हैं, इन तीनों वीडियो के बाद दोस्तों आपका गुप्त वंश, जितना भी गुप्त वंश से प्रश्न बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और यहाँ पर आपका गुप्त वंश भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त और पाँचवा स्कंदगुप्त। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 4 3 5 2
ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 2 1 3 5 4। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 3 4 2 5। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गुप्त वंश का क्रम आपको बताना है और ऑप्शन है आपके सामने 1 4 3 5 2। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 2 1 3 4 5। सॉरी दोस्तों 2 1 3 5 4। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 3 4 2 5। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपके यहाँ जितने प्रश्न थे बनते थे दोस्तों गुप्त वंश से वो आपके सारे समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो या किसी प्रकार का आपको कोई प्रश्न गलत लगे तो दोस्तों उसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं या कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि हर बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।